और अगर ये टीरी आए तो इनकी पैतृक संपत्ति कहाँ से आई यहाँ? और अगर बिहार में है तो वहाँ से कोई अगर किसी जाति प्रमाण पत्र यहाँ बना तो कैसे बना? क्या वहाँ से संस्तुति ली गई थी? मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड का है। मैं सोचता हूँ ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर मेरे पे ये आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं राजनीति क्या मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। अच्छा, आप मास्टर स्ट्रोक तो मार रहे हैं, परंतु सवाल ये भी लोग ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे आखिर उनको पावर कौन दे रहा है? पावर किसकी है? मेरी 33 कोटि की देवी देवता, 51 सिद्धपीठ, मेरी दीदी भूली, फूफू, दादी, चचा, बोर्डा, कोई मेरा भतीजा भी चल। तो निर्दलीय चुनाव जीतना भी तो बहुत मुश्किल है। सत्ता में आने तो कहीं ना कहीं गठजोड़ तो करना पड़ेगा, राष्ट्रीय पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या ये कमी आकी आपने इस चुनाव से? ऐसा है, मैं जहाँ कभी कोई भी भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है समय के अनुसार सोचा जाएगा, लेकिन दिनेश चंद्र मास्टर हूँ, स्ट्रोक मारता रहूँगा। दोस्तों नमस्कार। ऋषिकेश नगर निगम फिर सुर्खियों में है और सुर्खियों का कारण भाजपा के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्रों की उच्च स्तरीय जांच है। इस मामले को लेकर कोर्ट जाने वाले दिनेश चंद मास्टर जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं ऋषिकेश नगर निगम का। क्या उनका कहना है? मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर ऋषिकेश नगर निगम का जो चुनाव है वो सुर्खियों में था और इस बार जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो है सुर्खियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऋषिकेश में नगर निगम का चुनाव हुआ, परिणाम जैसा भी रहा, और उसमें मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत सारी उसमें कमियां भी थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी जनता ने मुझे कहा और मुझे बताया गया कि इनकी जाति प्रमाण पत्र है जो उसमें विसंगतियाँ हो सकती है, और उनका कहना ये भी था कि इसमें हमारे बच्चों का जो हक मिलना चाहिए वो हक छीना जा रहा है, तो मैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बना हूँ, उन्हीं का सेवादार हूँ, इसी उसको लेके मैं हाईकोर्ट गया कि भाई इनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच होनी चाहिए। ये कभी अपने को टीरी का विस्थापित बताते हैं, और विस्थापित मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरे पढ़ा लिखा हूँ, ये जितना भी मुझे ज्ञान है कि विस्थापित उसे कहा जाता है कोई व्यक्ति अगर किसी गांव में या कहीं रह रहे हैं और अपनी भूमि पे रह रहे हैं, अपनी पैतृक भूमि पे रह रहे हैं, और सरकार वहाँ पे कोई अगर उपक्रम खोले या कोई प्राकृतिक आपदाओं का वहाँ पे कोई भविष्य में आने की वो है, तो उस जगह को वहाँ के व्यक्ति को विस्थापित किया जाता है। वो कह रहे हैं कि मैं टीरी का विस्थापित हूँ जी। क्या पता उन्होंने भाई टीरी की सिंगोरी भी खाई होगी, और मुझे सब कुछ भी पता है कि वो टीरी में जब वो किराए पे रहते थे तो कहाँ रहते थे? वो पूरब सिंह नेगी जी के घर के बगल पे रहते थे, जोशी जी के किराए पे। और इसमें तो बड़ी लोगों को बड़ी वो हो गई, अब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अगर टीरी बैन अगर बना, यहाँ मजदूरी करने गया था तब उनकी उम्र कितनी थी? क्या 18 साल के थे कि नहीं थे? क्या बाल मजदूरी के शिकार तो नहीं हुए? क्या उम्र को लेकर भी कोई संशय कि बाल मजदूरी तो नहीं करी उन्होंने उस समय वहाँ? और उसके बाद यदि वे विस्थापित हुए हैं तो वहाँ काम करने वाले इंजीनियर, ठेकेदार, क्या इन सबको विस्थापित कर दिया गया? तो उसमें प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि कहीं उसमें भी गड़बड़ झाला है विस्थापित होने में भी। भाई विस्थापित होंगे तो वहाँ के या वो बताएं कि मैं कोटी कॉलोनी का था, या मैं सिराही का था, उप्पू का था, अपने रानी बाग का था, जगह का नाम बताए ना, उसको भी तो उजागर होना चाहिए। और अगर उनका जन्म प्रमाण वो ये अस्थायी प्रमाण पत्र में किन आधार पे बना गया, और जाति प्रमाण पत्र में जो आख्याएं चाहिए होती है जी, क्या उनके पास उपलब्ध हैं? पैतृक संपत्ति है, उसमें आधार वोटर कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, परिवार रजिस्टर की नकल लगती है जिसको बीपीडीओ इश्यू करता है, और उसके अलावा उसके बाद खाता खतौनी की नकल भी है कि नहीं? अब सवाल जी मास्टर साहब, सवाल यह है कि चुनाव हो चुके हैं, मेयर बन चुके हैं, इससे पहले लोगों का कहना है क्या इससे पहले आपको ये मामला ज्ञात नहीं था, या फिर जानबूझकर इस बार इस मामले को उलझाया जा रहा है? क्या मामला चुनाव से पहले संज्ञान में नहीं आया था? ऐसा है, जब चुनाव हुआ, निर्णय आया,
तो मेरे दिमाग में आया जब उन्होंने कहा, वो मुझे पिछले भाषण मैंने देखे कि मैं फलाने सन में टिहरी आया था, मजदूरी करने आया था। मैंने कहा जब टिहरी इस समय आए तब ये 14-15 साल का रहा होगा, और गारंटी देता हूँ मैं कि इन्होंने बाल मजदूरी करी है, वो भी सिकंजे वाली बात है। और अगर ये टिहरी आए तो इनकी पैतृक संपत्ति कहाँ से आई यहाँ, और अगर बिहार में है तो वहाँ से कोई अगर किसी जाति प्रमाण पत्र यहाँ बना तो कैसे बना, क्या वहाँ से संस्तुति ली गई थी? मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड का है, दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड का है कि जब हमारी उत्तराखंड की मांग थी, उत्तरांचल दिया गया और पहला मुख्यमंत्री स्वामी जी थे, क्या उन्होंने कौन सी जातियाँ शामिल करी है? इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आज भी शहरी क्षेत्र, चाहे ऋषिकेश हो, कोटद्वार हो, देहरादून में जितने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास पत्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, सबकी जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। और इसमें मैं सोचता हूं कि अगर सत्य बात सामने आते हैं तो उत्तराखंड के जितने ओबीसी है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, एससी बेरोजगार नहीं रहेगा, एसटी बेरोजगार नहीं रहेगा। बहुत बड़ी धांधलियाँ हुई है, बहुत बड़ी धांधलियाँ हुई है, और इसका मैं सोचता हूँ कि हमारा न्यायालय है, न्याय का देवता है, वो जरूर इसमें ठोस निर्णय लेंगे। अच्छा मसूद साहब, सवाल ये भी उठता है कि उत्तराखंड में जो राजनीति है वो उतारने और चढ़ाने वाली राजनीति होती है, कोई चढ़ता है उसको उतारा जाता है, फिर कोई चढ़ता है उतारा जाता है। वर्तमान राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? मैं जो सोचता हूँ या करता हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। कर्मंडले धिकारस्ते माँ फलेश कदाचना, बाकी नंदा देवी का खाड़ू चलता रहता हूँ। अच्छा सर, मेयर जो शंभू पासवान है उनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध किस प्रकार से हैं, मैं जानना चाहूँगा। मित्रता क्या पहले से है या फिर ये राजनीतिक मित्रता में कुछ कमी आ चुकी है आजकल? देखो, शंभू पासवान जी मुझे कभी कभार मिलते थे, क्योंकि मेरी जो प्राथमिक पाठशाला थी वो दूसरी थी, उनकी दूसरी थी। वो भी कभी हमारे साथ थे, वहाँ से उखड़ के कहीं और जगह गए। अब ये तो इसमें मैं उन पर प्रश्न चिन्ह क्या लगाऊंगा? स्वतंत्रता का अधिकार है उनको, और शैक्षिक भी अपनी शिक्षा भी बताई उन्होंने, कहाँ वो पास करने गए, कितने में गए। अगर यहाँ मजदूरी करने गए तो वहाँ पढ़ते थे कि मजदूरी करते थे? यहाँ कई प्रश्न चिन्ह है। और मैं सोचता हूँ ये लड़ाई मैं अपनी नहीं लड़ रहा हूँ, ये उत्तराखंड के नौनिहालों की लड़ाई, उत्तराखंड के भविष्य की लड़ाई है। अच्छा सर, अब माननीय डीएम साहब ने कमेटी गठित कर दी है, क्या आपको लग रहा है कितनी संभावनाएं आप पा रहे हैं? आपको भी बुलाया गया था, क्या क्या रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? उसमें उन्होंने स्क्रूटनी का नाम लिया जी। स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी में समाज कल्याण अधिकारी थे, एसडीएम ऋषिकेश थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी थे, ये सब थे। तो स्क्रूटनी है वो, और उसके बाद डीएम साहब कमेटी बनाएंगे और उसमें जो भी निकलेगा वो अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देंगे। क्या लग रहा है आपको, संभावनाएं आप क्या पा रहे हैं? ऐसे आशाओं पे ही दुनिया टिकी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट्स का फैसला सही आने वाला है। उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति को मास्टर साहब कैसे देख रहे हैं? एक और मूल निवास, भू कानून, तमाम मुद्दे हैं, पहाड़वाद और देसी का मुद्दा भी चल रहा है, और राजनीति किस ओर जाती हुई दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पे पहाड़वाद और मैदानवाद की राजनीति को करके कुछ लोग अपनी रोटियां भी सेकना चाह रहे हैं। वास्तव में आपका एक लंबा अनुभव है, कैसा देख रहे हैं राजनीति को? ऐसा है, उत्तराखंड को बारी बारी से पार्टियों ने लूटा है। उत्तराखंड के विकास के लिए किसी ने काम बहुत ठोस नहीं किया। जिस समय जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, हम भी उसमें कूदे थे। भले हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी जरूर हूँ, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं। तो क्या धारणाएं थी? पहाड़, अगर आज हम पहाड़ी बोलते हैं तो ये पहाड़ी शब्द हमने नहीं दिया, ये हमें जब हमारे लोग पुराने काम करते तो पहाड़ी शब्द से संबोधित किया करते थे कुछ लोग जो अपने को बड़ा समझते थे, अब समझते थे, हमें छोटा समझते थे। तो उन्होंने पहाड़ी शब्द यूज हमारे लिए किया, लेकिन हमने प्रयास किया, हमने मेहनत करी, और आज हम लोग अपने को प्राउड समझते हैं पहाड़ी बोलने में। और जो ये जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीति किस दिशा में चल रही, कैसे चल रही है, ये राजनीति मैं बोला नहीं, मैं जो अपने स्वयं को देखता, कर्मंडले धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, लेकिन ऋषिकेश में अगर बात चला है तो मैदान बात चला है।
इसका दोषी आप किसको मानते हैं? पहाड़वाद और मैदानवाद की जो राजनीति है, इसका दोषी किसको मानते हैं? उसका उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्या होता है, उसके अलावा बतेरे प्रदेश है, लेकिन कोई इसको मणिपुर न बनाए। भाई इतना ही है, 100 सुनार की एक लोहार की। जनता ने भरपूर प्यार आपको दिया, उम्मीद से ज्यादा वोट मिले या फिर कुछ उम्मीद और आपको थी, क्योंकि उम्मीद लगाई थी आपने कि इतना बड़ा बहुमत आपको मिलेगा? देखो, मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरी चाचा ने, मेरी फूफू होगी, कोई मेरी फुआ दादी बोली, उनमें तो लाल बहादुर शास्त्री की संज्ञा दे, अन्ना हजारे की संज्ञा दे। अब वो उनका अपना व्यक्तिगत मत है। और जहाँ तक प्रश्न है आपका कि वोट मैं कर्म करता हूँ, मैं 10,000, 20,000, 5,000, मैं भारतीय संविधान पे विश्वास करता हूँ। मेरा एक मत है, मैं उसको प्रयोग करता हूँ। बाकी मैं कार्य करता रहता हूँ, जनता का सेवक हूँ, सेवादार हूँ, नंदा देवी का खाड़ू हूँ, चलता रहता हूँ। 2027 के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मास्टर साहब जमीन तैयार कर चुके हैं, 2027 में किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ सकते हैं, भाजपा और कांग्रेस, किसी भी दल से, किसी का नाम हमने लेना चाहिए। क्या कहेंगे मास्टर साहब? मैं सत्य बोलता हूँ, गंगा का पुत्र हूँ। मेरा जन्म ही देवप्रयाग में हुआ, जहाँ से गंगा अलकनंदा भागीरथ का संगम है, और हमारे रघुनाथ जी की चरणस्थली है, खेड़ा का नरसिंह की चरणस्थली है। मैं जब देवप्रयाग संगम पे था, मैंने कहा कांग्रेस से मैंने बीआरएस लिया, दूसरे जन्म में भी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। अन्य पार्टी में जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है, प्रश्न ही नहीं होता है। मैं ऐसे ही चलता रहूंगा, काम करता रहूंगा। अच्छा, और मास्टर जी मास्टर जी, निर्दलीय चुनाव आप लड़ चुके हैं बहुत, तो निर्दलीय चुनाव जीतना भी तो बहुत मुश्किल है। सत्ता में आने तो कहीं ना कहीं गठजोड़ तो करना पड़ेगा, राष्ट्रीय पार्टियों में जाना पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या ये कमी आकी आपने इस चुनाव से? ऐसा है, मैं जहाँ कभी कोई भी भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है, समय के अनुसार सोचा जाएगा। लेकिन दिनेश चंद्र मास्टर हूँ, स्टॉक मारता रहूंगा। आप स्टॉक मारते रहेंगे। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव हो चुका है, जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो अभी संशय बना हुआ है, यदि इसका रिजल्ट शंभू पासवान जी के पक्ष में आता है तो वो बरकरार रहेंगे, और यदि नहीं आता है तो फिर एक बार फिर चुनाव प्रदेश में हो सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि फिर एक बार चुनाव होंगे, फिर एक बार जो है जनता को असुविधाएं होंगी? क्या लग रहा है आपको, ये समीकरण को आप कैसे देख रहे हैं? जनता बोलेगी चुनाव लड़ूंगा, जनता बोलेगी आपको बहुत मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जनता का सेवादार हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं। महत्वाकांक्षी जरूर हूँ, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं। जनता का जनादेश और जनता का जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है, जनता जो बोलेगी वो करूँगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि 2027 में मेयर पद तो छोड़िए, विधायक की तैयारी करने आप लग गए हैं, और 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे जनता की जनभावना के अनुसार। बाकी मास्टर स्ट्रोक मारता रहूंगा। अच्छा, आप मास्टर स्ट्रोक तो मार रहे हैं, परंतु सवाल ये भी, लोग ये सवाल ये भी उठा रहे हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे आखिर उनको पावर कौन दे रहा है? पावर किसकी है? मेरे 33 कोटि की देवी देवता, 51 सिद्धपीठ, मेरी दीदी, भूली, फूफू, फुआ दादी, चचा, बोर्डा, कोई मेरा भतीजा बिछन, कोई बेटी बिछन, माँ गंगा का पुत्र हूँ। बाकी आपने समझ लिया होगा। कुछ दिन पहले महिला से छेड़छाड़ के मामले भी आप पर लगते हैं, वास्तव में मामला क्या था? क्या छेड़छाड़ की थी आपने? वो शाम को रिजल्ट आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन मैंने कहा भी था पहले भी कि अगर इसकी गहनता से जांच हो और अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे फांसी की सजा हो, लेकिन शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा मास्टर जी, इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो राजनीति को कहाँ पाते हैं, राजनीति की सीमा कहाँ पाते हैं? मैं सोचता हूँ ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर मेरे पे ये आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं राजनीति क्या मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। चलिए मास्टर साहब, समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सबका। तो दिनेश मास्टर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सारे सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिया। आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ, और धन्यवाद।